जय हिंद सभी को। देखिए, ये आज मेरी जो ज्योग्राफी की है वो पहली क्लास है। इससे अगली जो क्लास आएंगी, वीडियो आएंगी, उनमें सीरीज बाय सीरीज, क्रम बाय क्रम हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, समझने की थोड़ी कोशिश करें। सबसे पहले देखिए, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में पृथ्वी है, आकाश है, चंदा है, सूरज है और बाकी जो सौर मंडल है, क्षुद्र ग्रह हैं, अपनी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं, सबको हम एक एक क्लास में एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे। देखिए, ब्रह्मांड में ये जो हमें दिख रहा है, जहाँ तक जो हमारी दृष्टि फैलती है जाती है, वो सब क्या है? ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड के बारे में ये बात है कि आज तक भी ब्रह्मांड का विस्तार होते ही जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जब सारा ही ब्रह्मांड है तो फिर विस्तार हो कहाँ रहा है? तो इसके लिए देखिए, जो ब्रह्मांड है, ये सबसे पहले ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं, तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी, ये हुई थी बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग का जो सिद्धांत है, ये ब्रह्मांड के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग की जो थ्योरी हुई थी, जर्मन के पादरी थे, पादरी यानी कि पारसी धर्म के थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उनका नाम था वो जॉर्ज लेमन तेरे। जॉर्ज लेमन तेरे ने ये बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत दिया था, और ये काफ़ी हद तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सटीक भी बैठता है। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो आज हुई थी, और ब्रह्मांड विस्तारित होते ही जा रहा है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेजेबल चीज़ हैं। हमारे एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से कोई काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। हाँ, मैं आपको इतना बता दूं कि जैसे जब ये ब्रह्मांड में खिंचाव बल उत्पन्न हो रहा था, ब्रह्मांड पहले ये क्या बहुत विशाल का क्या था, एक तारा था, इसमें क्या विस्फोट हुआ, बहुत विशाल विस्फोट हुआ था, जो बिग बैंग थ्योरी में ही बताते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी से जब विस्फोट हुआ था, तो कई सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। दुग्ध मेखला जो हमारी, जैसे आकाश गंगा हमारी, आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। ऐसी हमारी मंदाकिनी जैसी आकाश गंगा हैं, जो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा में इतने ही लगभग तारे हैं, 100 अरब के आसपास ही तारे हैं। हमसे जो नज़दीक की आकाश गंगा है, उसका नाम है देवयानी। एक और आकाश गंगा है, उसका नाम है NGCN 33। यानी कि जिस आकाश गंगा में हम आते हैं, हमारा सौरमंडल आता है, हमारा सूरज आता है, उसको कहते हैं मंदाकिनी। अंग्रेज इसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे। उसी मिल्की वे का अनुवाद करके क्या बना दिया? दुग्ध मेखला। तो ये सब जो सारा सिस्टम है ब्रह्मांड का, इस तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक आपको जो चीज़ दिखाई देती है, वो क्या है? तारे होते हैं। और जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष स्पेस भी किस में आता है? ब्रह्मांड में ही आता है। जब हम स्पेस का, अंतरिक्ष का अध्ययन करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और रूस में क्या बोलते हैं इसको? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी वो नहीं है जो कॉस्मेटिक, जो लेडीज महिला आदि लगाती हैं, क्रीम पाउडर, कॉस्मोटिक, वो नहीं। ये कॉस्मोलॉजी है, यानी कि अंतरिक्ष का अध्ययन करना। इसके लिए देखिए, हमें पृथ्वी को समझना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी की आकृति क्या है? जियोड है। जियोड को क्या कहते हैं हिंदी में? भू आब, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल गोल नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा, कहीं नारंगी के समान है, कहीं मतलब नींबू के समान है, कोई बोलता है किसी के समान है, ये सब चीज़ नहीं है। पृथ्वी जो रियल आकृति है पृथ्वी की, वो क्या है? थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी से सेंस मतलब ऐसी है, खोखरी है। जैसे अपना ये मुंह है, फेस है, तो फेस पे कहीं नाक उभरी हुई है, कहीं गाल धसे हुए हैं, पिचके हुए हैं, कहीं मेरियाना ट्रंच बना हुआ है, कहीं ये सवाना घास का मैदान बना हुआ। तो ऐसे पृथ्वी भी एक साथ नहीं है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी भूभाव है। और जियोड से ही, जियोड, जियोड से क्या बना है? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे तारों के बारे में, क्योंकि अंतरिक्ष में हमें सर्वाधिक क्या दिखाई देते हैं? तारे। जैसे अपना सूरज है, सूरज भी क्या है? एक तारा है। तो तारा का निर्माण कैसे हुआ और कब समाप्त हो गया? जैसे सूरज कब तक और जलेगा, या कब तक ये समाप्त होगा, और इसका निर्माण कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं था इस ब्रह्मांड में। सबसे पहले क्या था? गैसों के बहुत विशालकाय बड़े बड़े क्या थे? बादल थे। वो कौन कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन और हीलियम। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन और हीलियम। जब ये गैसें स्वतंत्र विचरण कर रही थी, तो क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैसें आपस में क्या है कि इनमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नजदीक आई। और जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण होगा, तो क्या होगा? आग लगेगी, संलयन होगा। तो इसके कारण क्या है कि आग लगेगी, पदार्थ जलेगा।
तो जो ये विचरण कर रही थी खुले बादलों की तरह, उसको तो हम बोलते हैं नीहारिका। जैसे मैंने बनाने की कोशिश करी है, ये जो गैसें हैं इनको क्या बोलते हैं? नीहारिका। इसको बोलते हैं नेबुला। इसको ज्योग्राफी की भाषा में नेबुला हाइपोथेसिस का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसको जो दिया था वो कांट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको दिया था। जब देखिए, जब इनका गुरुत्वाकर्षण के कारण जब नजदीक आएंगी तो घर्षण से इनमें क्या है कि जलेगा, तो जो जलता हुआ पदार्थ बनेगा हाइड्रोजन हीलियम के जलने से, वो बनेगा तारा। उसको क्या कहेंगे हम? तारा। अपने सूरज का भी जो निर्माण हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। तो तारा, इसकी जैसे हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होगा? संलयन होगा, तो नजीक आएंगी घर्षण होगा तो जलेंगी। जलता हुआ पदार्थ तारा है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होगा। तारों के पास में खुद की ऊष्मा होती है, खुद की हीट होती है और खुद का ही प्रकाश होता है, लाइट होती है। जैसे सूरज है, सूरज के पास में खुद की अपनी ऊष्मा है और खुद का प्रकाश है। चंद्रमा के पास में खुद का प्रकाश है, न ऊष्मा है। पृथ्वी के पास में न खुद का प्रकाश है, न ही ऊष्मा। ये सूरज के प्रकाश से ही प्रकाशमान होती है। जितने भी सौर मंडल के जो ग्रह हैं, जैसे अपने बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी क्या है? ग्रह हैं। जितने भी उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, किसी के पास में खुद का प्रकाश नहीं होता है। सिर्फ तारों की कंडीशन में ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। तारों का जो नॉर्मल तापमान होता है वो होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था गर्माई की सबसे अधिक सीमा होती है, इससे अधिक गर्म कुछ नहीं हो सकता। प्लाज्मा अवस्था वो अवस्था होती है, मतलब जैसे आप लोहे की किसी भी चीज को इसमें डालोगे तो सेकंड से भी बहुत पल में ये जला के राख कर सकता है। तो तारे किस अवस्था में मिलते हैं? प्लाज्मा अवस्था में। क्योंकि एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है, तारे किस अवस्था में मिलते हैं? गैसों के रूप में, ठोस रूप में, जलते हुए रूप में, या किस रूप में? तो आपको क्वेश्चन पे टिक करना है प्लाज्मा अवस्था में। ये सर्वाधिक गर्म अवस्था होती है और सबसे ठंडी अवस्था होती है, उसका नाम उससे बोलते हैं बोस आइंस्टीन अवस्था। जो पदार्थ की अवस्था होती है उनके बारे में आप इसे पढ़ सकते हैं। जब ये ईंधन हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होते होते तारा बन गया। अब संलयन हो रहा है हाइड्रोजन का, जब हीलियम में एक गैस की कमी हो जाएगी, यानी कि ईंधन कम पड़ने लगेगा, तो क्या है? ये विशालकाय रूप ले लेगा। अब विशालकाय रूप कैसे लेगा? जैसे कोई चीज जब अपनी अंतिम अवस्था में होती है, जैसे कोई दीपक हमने जला के रख दिया और उसमें से जब तेल खत्म होने वाला होता है तो वो थोड़ी देर पहले बहुत जोर से जलता है, खत्म होने वाले से बहुत जोर से जलता है। तो वही यहाँ कंसेप्ट है। जैसे तारे का ईंधन जब खत्म होने वाला होता है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम में से कोई एक गैस समाप्ति की ओर होती है, तो क्या है? ये बड़ा रूप ले लेता है। इसको हम ज्योग्राफी की भाषा में वैज्ञानिकों ने नाम दिया है लाल दानव। ये आप इसे रेड ही समझ सकते हैं, मेरे पास रेड वाइटनर की सुविधा नहीं है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रेड जॉइंट। अब देखिए, जब ये लाल दानव विस्फोट करेगा, क्योंकि ये गर्म है और गर्म चीज क्या है? भड़कती है। जब ये भड़केगा तो इससे क्या है? और तारे निकलेंगे, और तारे दो तरह के निकलेंगे। तो इधर की तरफ के जो तारे हैं ये हैं छोटे तारे, और इधर की तरफ जो मैंने बनाए हैं ये हैं सारे बड़े तारे। तो पहले बात करते हैं छोटे तारों की। जब ये लाल दाना भड़केगा, यानी कि समाप्ति की ओर है, तो इससे जो बनेगा वो क्या है? एक तारा बनेगा जिसको बोलते हैं जीवाश्म तारा। क्योंकि इसके पास में ईंधन बहुत कम बचा हुआ है और ये अपनी अंतिम अवस्था में चल रहा है अवशेष के रूप में। इसे बोलते हैं हम जीवाश्म तारा या श्वेत वामन। क्या बोलते हैं? श्वेत वामन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? व्हाइट ड्वार्फ। और जब तारा बिल्कुल ही डेड हो जाएगा, अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाएगा, बुझना बंद कर देगा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, तारे चमकना बंद कर देंगे, तो क्या कहेंगे इसको? काला बामन। कौन सी स्थिति में पहुंच जाएगा? काला बामन। आजकल हमारे ज्यादातर यूथ भी काला बामन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जैसे काला बामन। अब ये जो कंडीशन होती है ये होती है छोटे तारों में। बड़े तारों में ऐसा नहीं होता, यानी कि बड़े तारे बहुत बुझना बंद नहीं करते हैं, काफी लंबे अंतराल के बाद ऐसा होता है। जैसे यहाँ से जो विस्फोट होगा उससे एक बड़ा तारा बनेगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा ज्योग्राफी की भाषा में क्या वो नाम दिया जाता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा बहुत विशालकाय तारा होता है, ये विस्फोट से बनता है, तो इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। जब ये विस्फोट करेगा तो सीधी, ये बहुत गर्म है, ये जब विस्फोट करेगा तो इससे अन्य और तारे निकलेंगे। उनमें से एक तारे को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर, तीन तारे इसमें से निकलेंगे। न्यूट्रॉन तारा ये जलता हुआ तारा है, मतलब
जब इसमें ईंधन अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। यहाँ यहाँ से विस्फोट हुआ, ये बन गया, इसमें ईंधन पूरा समाप्त नहीं हुआ। अब ये जो शेष ईंधन बचा है फिर ये भड़केगा, ये विस्फोट और करेगा, इससे और तारे निकलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा और क्वेसर तारा। इन तारों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे ये बहुत ही गर्म तारा है न्यूट्रॉन तारा, यानी कि इसका बहुत टेम्परेचर बहुत अधिक है। टेम्परेचर मतलब जैसे 6000 तो तारे के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जैसे 10-20 हजार डिग्री में अगर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो तारों का रंग सफ़ेद हो जाता है। किसी किसी तारे का टेम्परेचर लाखों में पहुंच जाता है तो उसका रंग नीला हो जाता है। तो यह मतलब पृष्ठ ताप पर तारों का रंग निर्भर करता है। जब ये न्यूट्रॉन तारा ब्लास्ट होता है तो इससे क्या है कि ब्लास्ट होके जब ये सिकुड़ता है, जैसे कोई गर्म चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा हम गर्म कर देंगे और फिर वो जब ठंडी होगी तो वो क्या है कि सिकुड़ेगी। बहुत उसका घनत्व क्या है, बहुत अधिक होगा। घनत्व मतलब बहुत घनेरी चीज़। जैसे कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ है और हम उसे पीट पाट के दौड़ दांत के बहुत पतली सी बना दें तो उसका क्या है कि वो दिखने में तो आकृति होगी बहुत छोटी, पर वो बहुत भारी होगी। ऐसे जब न्यूट्रॉन तारा बहुत गर्म होता है, जब गर्म होकर विस्फोट करता है और विस्फोट के बाद में जब ये ठंडा होता है तो ये छोटा सा आकृति का क्या बनता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल मतलब इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, बहुत भारी होता है। अब इसकी एक चम्मच मिट्टी का वजन होता है वो 10 हाथियों के बराबर होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हर एक न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल नहीं बनता है, क्योंकि कोई कोई न्यूट्रॉन तारा होता है जो अत्यधिक इतना सिकुड़ जाता है विस्फोट के बाद में, इतना सिकुड़ जाता है कि बहुत छोटा, यानी कि ब्लैक होल का निर्माण करता है। और ये ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक होता है, इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये ब्लैक होल गलती से अगर पृथ्वी पर गिर गया तो पृथ्वी को चीर के फाड़ के बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है मैग्मा, लावा, ये सारी चीज़ें, तो पृथ्वी का अंत निश्चित है। आज जैसे बोलते हैं कयामत आएगी, ये सारी बातें ज्योग्राफी की दृष्टि से तो यही सब कुछ होगा। इसमें से जो दूसरा तारा बनता है वो क्या है? पल्सर तारा, जो कभी कभी चमकता है, हर समय नहीं चमकता, क्योंकि ईंधन बहुत कम बचा है इसके पास में। इसमें से न्यूट्रॉन बन गया, अब पल्सर बन गया जो कभी कभी चमकेगा। एक बनता है क्वेसर, इसमें इसकी मैग्नेटिक क्षमता यानी कि चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव इसका बहुत अधिक होता है। तो ये आपको शायद, अब जैसे अपना सूरज है, सूरज भी क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है। तो सूरज इसलिए क्या है कि जल रहा है, चमक रहा है। इसकी भी एक सीमा है। जैसे वैज्ञानिकों ने इसकी सीमा 10 ट्रिलियन वर्ष बताई है। इसको जलते हुए 5 ट्रिलियन वर्ष हो चुके हैं, यानी कि इसका ईंधन हाइड्रोजन हीलियम 5 ट्रिलियन वर्ष बाद खत्म हो जाएगा। 5 ट्रिलियन वर्ष बाद सूरज चमकना बंद कर देगा, यानी कि विस्फोट होगा उसमें। वो में सूरज के साथ भी क्या कंडीशन बनेगी? वो सूरज क्या है? विस्फोटक तारा बनेगा, और उसमें से न्यूट्रॉन, चमकीला, क्वेसर, ये सारे बनेंगे, ब्लैक होल का निर्माण होगा। तो तभी ये कयामत, जलजला, पृथ्वी तहस नहस, तभी ये ऐसे ही सूरज की स्थिति भी एक ना एक दिन ऐसे ही होगी। इससे अगली वीडियो में हम इससे आगे की बातचीत करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।